कैसे था, मतलब सब्जेक्ट्स जो आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी थी वो कैसे पढ़ते थे, कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे, टाइम टेबल कैसा था, तो वो प्लान कैसे बनाते थे, मतलब वो वीकली बनाते थे, मंथली बनाते थे या डेली बेसिस पे बनाते थे आप? मैंने कभी भी अपने शेड्यूल को बहुत रिजिड नहीं रखा। मैं भी एक्चुअली उसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि जब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप मेरे पास आए हो, मेरे से एक ब्रॉड प्लान लेके जाओ। आप ये समझो कि आपको पूरे साल क्या क्या करना है। आंसर राइटिंग, जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम यही होती है कि सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें। सो इनिशिएशन के लिए आई डिड एन आंसर राइटिंग नोट्स। उससे मुझे ऐसे आइडिया मिला कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अभी जैसे कि आपकी एक जर्नी कल्मिनेट हुई है, ठीक है, यू गॉट सेलेक्टेड, तो जैसे जो लोग नए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या एडवाइस एक देना चाहोगे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो, सो ऑफ कोर्स देयर इज अ सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर एंड दैट ओनली इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। Unacademy. Let's crack it. Namaste and welcome to Unacademy IS. Joining us today is Garima Jain, All India Rank 118, CSE 2024. So we will explore her journey, so her strategies, her motivation that kept her going through for this examination. Okay, so so first of all, congratulations, Garima. How is it going? This transformation basically is from an aspirant. We live in a closed environment, we live in a focused environment, absolutely no conversation, isolation, and then this congratulatory messages, podcast, topper talk. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है? So बहुत overwhelming feeling है. It is something that I didn't expect it to happen so soon, but I'm very happy and very glad it's happening. या ओके, तो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब योर स्कूलिंग, ग्रेजुएशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। So I did my schooling from Presentation Convent Secondary School up till 12th. उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स करी है BSc ऑनर्स इन zoology from Gali and masters in the same subject from Miranda House. ओके, यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली? ओके, सो जूलॉजी में BSc एंड MSc, ठीक है। उसके बाद UPSC के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि जो एक नॉर्मल अगर हम सिलेबस भी देखें या इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को भी देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है आर्ट्स के सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो जनरली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या तो इसको कैसे आपने सोचा कि मुझे UPSC करना है, मतलब जूलॉजी और उसमें BSc और MSc करने के बाद UPSC में शिफ्ट करने का मूड कैसे आया? So this is ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने अभी डिसाइड किया. This is something that I decided back when I was in 6th standard. So I always knew कि I had to. This is something that I had to. And I was very much interested in biology. So that is why I picked science in 11th, and I picked this subject zoology after. Okay, if I may ask, then why did you go for post graduation? Because if you have to opt for UPSC only, why didn't you appear after your BSc? So zoology as a subject interested me a lot. मुझे काफी इंटरेस्ट आया जब मैंने बैचलर्स करी इसमें, and seeing the scope that the new things that I could study, the new arenas that I could explore in zoology. So I decided that I would go for masters, and at the same time I also realized that it would help me in preparation as well. ओके ओके, क्योंकि नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जब आप होते हो तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, खासकर जो सब्जेक्ट्स आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को कोप अप करने के लिए क्या एक्स्ट्रा किया, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी? ऑफ कोर्स जो सोर्सेज हैं स्टैंडर्ड हम वही रेफ़र करते हैं, बट कुछ चैलेंजेस आए थे क्या, क्योंकि साइंस ही के से ग्रेजुएशन करना, उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना, तो ये नॉन ह्यूमैनिटीज़ जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने जब ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पे ऑप्ट करते हैं तो उनको पढ़ने में क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब आपको क्या लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि कुछ डिफरेंस लगा जब आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ये सब पढ़ा? सर थोड़ा डिफरेंस तो लगता है क्योंकि 11th-12th से आपने मतलब और पूरा फिर बैचलर्स और मास्टर्स में भी साइंस बैकग्राउंड से करा, एंड देन यू शिफ्टिंग सडनली टू आर्ट्स स्टडीइंग वो सब्जेक्ट्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगता है, बट एट द सेम टाइम मैंने सारे एनसीईआरटीज पढ़े थे, आई रेड दोस थॉरली, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेस बहुत अच्छा बन गया. सो बेस्ड ऑन दैट आई कुड स्टडी एंड अंडरस्टैंड जो बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं. तो उस चीज़ में मेरी और मेरे फ्रेंड्स के साथ काफ़ी डिस्कशंस होते थे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. ओके, तो बेसिकली आपकी जर्नी ये बताती है कि ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी डुएबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, मतलब देयर आर मेनी पीपल हु क्लियर इन फाइनल अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, बट व्हाट डू यू थिंक इज़ एन आइडियल टाइम जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब इतना मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए टू बी व्हाट आई कॉल इज़ टू बी एन एग्ज़ाम रेडी सिचुएशन, बिकॉज यू क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स.
but ultimately you have to go to the examination hall to be exam ready. So what do you think is the minimum time that a student must take before appearing for this exam first time? So, sorry, I didn't get I'm trying to understand that how much minimum time is required to cover the syllabus, to solve tests, and to be exam ready that you will clear prelims, mains, and interview finally. Because that situation will come only after a certain level of preparation. So that time differs for everyone. Like for you, it may be 2 years, 3 years. For some it is 4 years, 5 years. So I'm trying to get that fact कि इतना टाइम तो लगता ही लगता है इस सिलेबस को कवर करने में, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ. सर मैंने अपनी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन जो होती है वो यूपीएससी में आई स्टार्टेड डूइंग दैट इन 2023 आफ्टर माय मास्टर्स. तो उसके पहले आई डिड सम मैंने ऐसी कुछ ऐसे वीडियोस देखे. आई स्टडी सम रूल्स. बस बहुत थोड़ा बहुत क्योंकि तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन थी वो 2023 आफ्टर योर पीजी, ओके, एंड यू क्वालिफाइड 2024. सो लाइक उससे पहले ही आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करी होगी बट डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी थी. ओके, ठीक है. तो कैसे था मतलब सब्जेक्ट्स, जो आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी थी वो कैसे पढ़ते थे कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे, टाइम टेबल कैसा था मतलब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा ये एग्ज़ाम है उसमें जितना बड़ा सब्जेक्ट्स, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जब तक हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होगा, स्केड्यूल नहीं होगा, तो एवरीथिंग गोज़ ऑफ ट्रैक आफ्टर सम टाइम. बिकॉज तो वो प्लान कैसे बनाते थे, मतलब वो वीकली बनाते थे, मंथली बनाते थे या डेली बेसिस पे बनाते थे आप? सर मेरा मैंने कभी भी अपने शेड्यूल को बहुत रिजिड नहीं रखा. आई ऑलवेज मीन कि कुछ ना कुछ चीजें होती हाँ, यस. मतलब वही मैं भी यही कहता हूँ कि एक कस्टमाइजेशन ज़रूरी होता है. एक रिजिडिटी अगर आप रखोगे तो दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल प्रैक्टिकली. तो वो चेंजेस करने ही पड़ते हैं. उसमें वो कुछ ना कुछ स्कोप, चाहे फैमिली इश्यूज़ होते हैं या कभी हमारे पास हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं आता है, या किसी सब्जेक्ट से हमें लगता है कि वी नीड टू शिफ्ट, तो वो डेली चेंजेस करने पड़ते हैं. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू. तो आपका प्लान कैसे बनता था, मतलब वीकली बनाते थे कि मंथली बनाते थे, कि आपने एक ब्रॉड प्लान बना रखा था कि 2024 में मुझे अपीयर करना है तो मेरा पूरे साल का इंटीग्रेटेड प्लान ये है? यस, मेरा एक बहुत ब्रॉड प्लान था कि मतलब जैसे प्री पास आता गया तब मुझे बहुत प्लान थोड़ा और कंसोलिडेट हो गया कि इस मंथ मेरा इस वीक में एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. तो एटलीस्ट लास्ट के 2 हफ्तों में रिविजन्स करने मल्टीपल कंडीशंस जाती हैं उसमें. तो वो उस हिसाब से बहुत मैंने अपने लिए तो एक बहुत ब्रॉड प्लान बनाया था. तो दैट वर्क फॉर मी. मैं भी एक्चुअली उसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि जब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप मेरे पास आए हो, मेरे से एक ब्रॉड प्लान लेके जाओ, ठीक है. आप ये समझो कि आपको पूरे साल क्या क्या करना है, उसको डेली शेड्यूल में कैसे डालना है. सपोज आई गिव यू अ प्लान कि यू शुड स्टडी इन लक्ष्मीकांत इन 30 days, बट यू कैन स्टडी इन 12 days बिकॉज योर सिचुएशन इज डिफरेंट. हर इंसान डिफरेंट है, हर स्टूडेंट डिफरेंट है, प्रिपरेशन लेवल डिफरेंट है, उसकी रीडिंग एबिलिटी डिफरेंट है. तो वो प्लान भी सबका एक मैकेनिस्टिक नहीं हो सकता है. तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेंटोर से या टीचर्स से चीज़ें समझो, उनसे प्लान लो, लेकिन उसको कस्टमाइज अपने हिसाब से करो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एज फार एज आई थिंक टू क्लियर दिस एग्जाम. ओके, सो प्रीलिम्स इज द मोस्ट डाइसी स्टेज, ठीक है. यू हैवंट फेस दैट स्ट्रगल येट because you cleared it in the first attempt only, but you might have seen that prelims is something which is very unpredictable. People continue to struggle for clearing prelims multiple times. So what was your exact strategy, like
how did you approach the prelims? I believe that there are two different things. One is preparing, reading the subject, and one is the art of solving paper in the exam hall. So these are interrelated. So you just give me a glimpse on that only. So for me, मैंने हमेशा मतलब क्योंकि मेरा प्लान ब्रॉड ही रहा तो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन रिविजन्स तो मैंने सोर्सेस हमेशा अपने बहुत लिमिटेड रखे मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी कोई अलग से कोई पीडीएफ कुछ भी निकाल के लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे को ऐसे फोमो नहीं आया कि मुझे भी पढ़ना है तो दैट वाज वन थिंग उससे कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है. मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में फोमो, कि वो उन्होंने सपोज IR प्लेसेस इन न्यूज़ कहीं से पढ़ लिया, ठीक है, उन्हें पता है कि दिस इज कवरिंग द एंटायर थिंग्स दैट वर प्रेजेंट इन द एंटायर ईयर, बट फिर भी उन्होंने किसी और बुकलेट में कुछ और देखा तो उन्हें लगा कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, फिर वो उसको पढ़ने लग गए, फिर कुछ और देखा, तो देर इज नो एंड टू इट. फिर आप रिवाइज कैसे करोगे, और अगर मल्टीपल रिविजन्स नहीं होंगे तो कंसोलिडेशन कैसे होगा. तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने सोर्सेज डिसाइड कर लो और उस पर स्टिक करो, बिकॉज इफ यू विल नॉट स्टिक टू दैट देन देर इज नो एंड टू इट. बिकॉज क्योंकि होता क्या है कि इतना ज़्यादा मटेरियल टेलीग्राम्स में और मार्केट में प्रोलिफरेट कर रहा है कि उसमें फोमो की फीलिंग आना इज़ नेचुरल, बट नेचुरल. ओके, तो एक बार आपने सोर्सेज के बारे में, सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में अभी बता देना कि स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपने रेफर किया. So for polity, I read NCERTs and Lakshmikant. NCERT's Indian Constitution at Work and Political Theory. And Lakshmikant. For history, मैंने themes करे थे NCERTs में and civil मैंने spectrum from Yeah, spectrum. Okay. And उसमें old NCERT और new NCERT, ancient medieval में old NCERT, R.S. Sharma and Satish Chandra. Okay, okay. Then for geography, I did GCU. NCERT also. NCERT and GCU. Okay. Then for IR, paper I relied only on the newspaper. Yeah. सो नेक्स्ट थिंग न्यूज़पेपर, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बिकॉज पीपल आर रिलाइंग ऑन मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लाइक यूट्यूब वीडियोज़, सम कंपिलेशन. तो न्यूज़पेपर का एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. So I personally think newspaper is very important, not just for getting the current affairs, but also आपकी language develop. लैंग्वेज डेवलप करने के लिए एसेज में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है. जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें जो स्टोरी लाइन होती है, जो एनेक्डोट्स होते हैं, कई बार उसको पढ़ के जो हम एनालाइज करते हैं वो हमारी रीडिंग एबिलिटी को भी डेवलप करता है और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है. बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर से सिर्फ रीड करना, उससे नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं एसेज में, GS के पेपर्स में. लाइक जैसे कि अभी ये एक इंसिडेंट जो हो गया पहलगाम टेरर इंसिडेंट, ठीक है, तो जब इसको हम GS3 के डायरेक्टली टॉपिक से रिलेट करके इसको हम इंट्रो की तरह यूज़ कर सकते हैं कि द रिसेंट किलिंग ऑफ 26 इंडियन नेशनल्स इन पहलगाम हैज स्पार्क्ड डिबेट्स अबाउट इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. सो दिस वुड बी अ गुड इंट्रो. तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि अगर ये आप अपने न्यूज़पेपर से निकाल के नोट्स में डाल लोगे और उसको टेस्ट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो रियल एग्जाम में भी रेप्लिकेट होगा. तो यहाँ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रियल एग्जाम में भी रेप्लिकेट नहीं होना है. वहाँ पे कुछ रैंडम नहीं होगा. व्हाट यू विल प्रिपेयर, व्हाट यू विल प्रैक्टिस, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली. ओके, प्रीलिम्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने छोड़ दी, CSAT, विच इज़ किलिंग अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, विच इज़ पुशिंग बैक मनी पीपल फ्रॉम राइटिंग मेंस. उसे कैसे किया था, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? So for CSAT, one thing that I used to do every single day was practice previous year questions. Yeah. I did that without fail. So comprehension, thankfully and fortunately, my comprehension is better. So I used to do comprehension PYQs were better, and PYQs से ही आपको समझ आता है कि UPSC के comprehension किस टाइप के होंगे. और आई थिंक मुझे उससे वो भी समझ में आता है कि UPSC इस कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के आंसर को सही मानती है. वो एक इंसाइट भी हमें मिलती है क्योंकि होता क्या है कि 2 ऑप्शन शायद हम एलिमिनेट कर देते हैं बट 2 ऑप्शंस बहुत सिमिलर होते हैं. तो वो एक जो माइंडसेट है UPSC का कि किसी पर्टिकुलर आंसर को वो सही कैसे मान रहे हैं, वो भी हमें PYQ सॉल्व करने से ही मिलता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू डिड फॉर CSAT ओनली. For comprehension and for maths, मैंने सब PYQs ही solve करे थे. First you will learn the concept from some video or from some math book or something, and then उसके साथ साथ you solve with PYQs. So this is what I used to do every single day without fail. और अटेम्प्ट कैसा हुआ था एग्जाम में, मतलब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे CSAT में? Sorry, I don't remember कि कितने थे, but मतलब मैंने जब की से मैच किया, so I was scoring somewhere around 100 marks. वेरी सेफ स्कोर. ओके, ठीक है. जैसे अभी 25 मई को प्रीलिम्स है,
तो मतलब यहाँ से तो कुछ नया हो नहीं सकता है, बट लास्ट 15 days में व्हाट आर द सम थिंग्स दैट अ पर्सन मस्ट डू एटलीस्ट टू हु इज गोइंग फॉर टू अपीयर फॉर द प्रीलिम्स, तो वो मस्ट डू थिंग्स क्या होनी चाहिए लास्ट के 15 days में? Actually what you did in last 15 days? So what I did was first of all do not panic. Yeah. अभी जितना आपने Very स्टार्ट कर पढ़ा है, so that is just consolidate that. कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो जितना पढ़ लिया, just focus on that. Focus on revising everything. Do not pick up anything new. Just keep revising it. अभी last के 15 days में very easily everyone can do revisions. Yeah. तो focus on the I used to do like 2 subjects, 2 days for 1 subject. So उससे क्या होता है कि 10 दिन में आपके 5 कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसके उनके साथ में PYQs आप करते रहो, तो आपको वो हमेशा यूपीएससी की लैंग्वेज फॉर्मेट जो पेपर में आता है वो आपके माइंड में बिल्डअप हो जाता है नेक्स्ट फॉर द इन द लास्ट 15 days. So this is what I used to do in the last 15 days before prelims. So that is what I did as well. And साथ में CSAT, don't leave it. Yeah, That every that every single day for half an hour, 1 hour at least. So this is what I did. Okay, so let's come to the mains part, which is the most important element because that what gets you selected, because prelims is just a qualifying stage. So मेंस में जो मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है कि सिलेबस के अंदर कितनी डिटेल्ड यूपीएससी ने कवरेज दे रखी है. मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि एक मैं एग्जांपल की तरह कोट करता हूँ कि जैसे मैं स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्लासेस ले रहे हैं, दे आर स्टडिंग एनसीईआरटीज. व्हेन आई से हैव यू रेड द सिलेबस, दे सेड नो सर. सो आई आस्क्ड देम कि व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? सो दे सेड सर मेन्यू मांगते हैं. तो मैंने कहा इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम तो सिलेबस इज़ द मेन्यू फॉर दैट एग्ज़ाम, उसमें ही डिटेल्ड कवरेज दिया हुआ है. एंड दिस इज अ मिथ दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी हैज़ गिवन अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस ऑफ GS 1, 2, 3, ऑल द टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैव बीन गिवन. सो उससे कैसे कवर किया था, मतलब उससे आपने अपने नोट्स बनाए थे कि GS 1, 2, 3, 4 के जो टॉपिक्स सब टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, वो नोट्स मेकिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. So मेंस के I will be honest, मुझे Yeah, sure. when I had मतलब जब मेरा प्री क्लियर हुआ था तब even I didn't know कि सिलेबस में कितना डिटेल है कितना है. It was not on my tips like it is like कि सिलेबस हमेशा के टिप्स पे होना चाहिए. It was not. But sir I used to do my mates मैंने फ्रेंड्स के साथ ही करना है पूरा. I did with friends. तो थोड़े नोट्स उनके होते थे, थोड़े मेरे होते थे. So we usually combine those and साथ में पढ़ते थे. तो that ये भी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें डिवाइड कर सकते हो और वो चीज़ें क्यूमुलेटिवली कर पाते हो आप. तो इसके लिए तो आपने कंबाइंड नोट्स बना लिए थे, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स डिवाइड करके उन्होंने बना लिए, कुछ आपने बना लिए और दोनों यूज़ कर लिए कंबाइन करके. वो ये ऐसे कर लिया था. एंड बाकी सर वही मेथ्स के लिए आंसर राइटिंग पे फोकस करा था. स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो थोड़ा निकल गया था ऐसे ही कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. कि फर्स्ट ईयर डन था और कुछ पता नहीं पता था. नहीं. तो इस मामले में आई थिंक कि माय फ्रेंड्स एंड माय मेंटर्स दे हेल्प मी अ लॉट. उन्होंने मुझे हमेशा सही गाइड किया कि इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से आंसर राइटिंग शुरू करना है. तो अगर वो हेल्प नहीं मिलती तो शायद थोड़ा मेरे लिए और मुश्किल हो जाता. ओके, तो आपने मतलब आंसर राइटिंग मेंस के प्री के क्वालिफाई होने के बाद ही करी थी या उससे पहले कुछ कर रखी थी? सर मैंने नहीं करती हूँ नहीं कभी. फ्री के बाद ही करनी. सो वही मैं जैसे लाइक आई सेड बिफोर कि आई डिडंट नो एनीथिंग कि मुझे कैसे करना है, कैसे करना चाहिए. तो उस मामले में मेरे फ्रेंड्स ने, मेंटर्स ने, सबने काफी हेल्प की. तो मतलब जैसे आंसर राइटिंग जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम यही होती है कि सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें. जैसे आपने तो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करी, तो प्रीलिम्स के बाद मतलब यू स्टार्टेड राइटिंग द टेस्ट डायरेक्टली और यू रोट 1 or 2 क्वेश्चंस फर्स्टली एंड देन रोट सब्जेक्टिव टेस्ट एंड देन द फुल लेंथ टेस्ट. कैसे स्टार्ट किया था, मतलब ये वो आंसर राइटिंग जो आपने प्री के बाद करी उसकी इनिशिएशन कैसे थी? सो इनिशिएशन के लिए आई डिड एन आंसर राइटिंग नोट्स. उससे मुझे ऐसे आइडिया मिला कि क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो दैट इज वन थिंग दैट हेल्प्ड मी. उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग सारे PYQs एंड मैचिंग देम विद टॉपर्स आंसर्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, so that क्योंकि is PYQ का इम्पोर्टेंस मुझे लगता है मेंस में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें भी थीम्स हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं और उनके आंसर्स अगर आप खुद अपने लैंग्वेज में स्ट्रक्चर कर लेते हो तो वो आपके नोट्स की तरह भी सर्व करते हैं और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है UPSC CSE का इंग्लिश मीडियम बैचेस.
इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। Thank you. So you wrote some dedicated test series also in the end. How many tests approximately you attempted? I did very few tests. I did around 12-13 tests in total. 12-13 tests in the entire 3 months that after pre and mains. Okay. So one element of mains is also your optional zoology. So मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि when you were आपका पोस्ट ग्रेजुएशन zoology में था, so you were very comfortable with it and you have studied it for both graduation and post graduation. तो उसमें तो आई थिंक कुछ challenges आए थे, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? Sir, zoology, one thing with zoology is that it is, the syllabus is very wide. Yeah. And it is extremely wide, and it covers everything that I have done from my bachelor's up till my master's and even some extra things. तो सर इतना बड़ा सिलेबस आपको 3 महीनों में खत्म करना है। और एज फार एज आई नो उसका कुछ ओवरलैप है क्या जीएस के सब्जेक्ट्स में? नहीं है ना, कुछ है इन्वायरमेंट में है। ओके, दैट्स इट। और कोई ओवरलैप नहीं है, क्योंकि होता क्या है जैसे जो अदर ऑप्शनल्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजी है, ठीक है, तो उसका 125 मार्क्स का GS1 में आता है और हर बार एक ऐसे भी आता है सोशियोलॉजी में। जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था तो मेरा GS2 में हमेशा हाई स्कोर आता था, क्योंकि GS2 का जितना सिलेबस है IR को छोड़ के वो मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 का सिलेबस था। तो जो नए लोग आते हैं मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शनल चूज़ करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो कि जैसे कि आपका ऑप्शनल जूलॉजी था क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन था। दूसरा क्राइटेरिया मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो हमेशा देखो कि किस ऑप्शनल का कितना ओवरलैप है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम आपको क्यूमुलेटिवली क्लियर करना है, ठीक है। तो जूलॉजी की क्या मतलब बुक लिस्ट वगैरह अगर आप बस कुछ बताना चाहो, क्या रेफर किया था? Book list was जितना भी मेरे मतलब I did everything from Delhi University. तो हमारी जो suggested book list होगी, तो everything I covered from there. And this option is very scoring. So if someone is thinking of taking it, they should definitely go for it. And but at the same time, the syllabus completion में focus रहना चाहिए because it is a technical option. Yeah. So a lot of the times questions get repeated. So this is one plus. So basically what you have studied in graduation and post graduation that helped you in this preparation also. Okay, next is interview. How was your experience? किसका पैनल था? BBS Lenser. And what marks did you get? 93. That's a very high score. तो कैसा था एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? It was very good. I was the last one to go out of everyone, out of all the candidates. I was the last one to go. थोड़ा उस टाइम थोड़ा nervousness आया कि I am the last one to go. But at the same time I knew कि this is supposed to be a conversation with some very senior bureaucrats, and they are sitting there just to talk to me. Yeah. So this is the one thing that popped into my head. They're sitting there, they're giving their time just to talk to me. So the least I can do is go and talk to them Yeah. in a manner that they think will be positive, and which I mean I can do the best thing that I can do. So for me it was a very positive. कोई ऐसा मोमेंट है इंटरव्यू में जो मेमोरेबल है, अभी भी याद हो? Yes, definitely. So in my DAF, I had written like ancient Egyptian history because I'm very much interested in that. Okay. So I mean those things were focused on, and I got some very good questions which I was able to answer. So those are some very memorable moments from my life. ओके, अच्छा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जैसे कि डैफ के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो हम अपने डैफ के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आई थिंक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि डैफ का प्रिपरेशन, अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन और कुछ करंट डेवलपमेंट्स, वो कैसे कवर किए थे आपने इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली?
So optional, I did very superficially. I didn't go very much into depth because for mains I had studied a lot Yeah. and I didn't need to do as much. And for the DAF, so for specific subjects like for Egyptian history, I did a course through the University of Pennsylvania, Okay. an online course through there. Then for other things like anime or terrace gardening, I found people who had common interests and I prepared a question bank with them. Yeah. And we covered subjects. So everything I did with the NFU discussion. You gave mocks also. Yes, I gave mocks also. मॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत डिफरेंट होता है। जो मेरी समझ है कि मॉक्स में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और जो रियल इंटरव्यू में होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। आपको कैसा लगा था? So on the whole, my mocks went okay. On the whole, I got positive reviews from mocks, and so yes, of course, the experience is different because when you go to US, when you go there, then you realize that it's actually meant to be just a Yes, just a conversation. I always say कि it's just a personality test. They are not testing your knowledge. They have tested it in the prelims and means. They just want to have a good conversation with a person who has cleared these two stages. So that is what the purpose of interview is. So I also say that don't focus much on the uh, syllabus part because you need to build up on your personality. That is what matters in interview. That will get you marks. The more clarity of communication that you will have, the more balanced and neutral thoughts that will have, that will only get you marks. Yeah. Okay. So जब आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो अभी जैसे कि आपकी एक जर्नी कल्मिनेट हुई है, ठीक है, यू गॉट सेलेक्टेड। तो जो लोग नए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या एडवाइस एक देना चाहोगे आपकी? जैसे कि होता क्या है कि कुछ लोग, जैसे कि यू गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट जिनकी जर्नी प्रोलॉन्ग हो जाती है, वो कैसे जाते रहें इस चीज़ में? कैसे अपनी मोटिवेशन को हाई रखें? उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? Sir, of course, I'm very fortunate that I Yeah. got through in my first attempt. So, but sir, at the same time, I feel कि आपका first attempt हो या कोई भी attempt हो, so of course there is a sort of mental pressure and that only increases with the number of attempts. Yeah. जैसे आपके बढ़ते रहते हैं। तो सर उस मामले में जैसे आप इनिशियली बात करी थी कि आइसोलेशन से now your life is completely changed. Sir, I never followed this policy of completely isolating myself. मैंने कभी भी खुद को completely isolate नहीं किया. I always had a very strong social capital. I always had मेरी family का support बहुत अच्छा था. My parents, it was my dad who inspired me to go into the services. And then I have very good friends. Every single one. मैं इसी पे आने वाला था कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है इस एग्ज़ाम का, एक एकेडमिक एस्पेक्ट है, ठीक है? उसे तो हम कवर करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, सिलेबस, टेस्ट, एवरीथिंग। बट एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत टाइम लो फेजेज़ आते हैं, डीमोटिवेशन आता है। उसे ओवरकम करने के लिए हमें फैमिली की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, हमारा ग्रुप कैसा है? जैसे आप बता रहे हो कि आपके जो फ्रेंड्स थे, आप उनसे रेगुलर इंटरेक्शन में रहते थे, फैमिली का सपोर्ट था। तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस प्रिपरेशन में? उसके बारे में थोड़ा-सा बता दो। आई पर्सनली फील कि मेहनत तो सब लोग करते हैं, मुझसे शायद ज़्यादा बहुत लोग करते हैं, बट मेरे केस में मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया एंड there are days when you don't believe in yourself and they will believe in you and I think that makes all the difference on those days. उन दिनों like one of my friends told me कि you don't have to stop. On days when you're not running, you have to keep walking. When you are not walking, you have to keep crawling. But you have to go on. Move. Yes, you have to move. You can never stop. And I believe in you, and you should believe in yourself as well. So that helped me a lot. Sir. So basically isolated नहीं रहना. Yes, sir. That is what I did not do. I did not stay isolated. हाँ, दैट्स गुड ऑल्सो बिकॉज जब आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ते हैं या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा सिलेबस है कि डीमोटिवेशन आना इज़ लाजमी। ठीक है, आपके मॉक्स देते हो, आप जाके प्रीलिम्स के टेस्ट देते हो, बहुत ख़राब नंबर आते हैं, तो अगर वो मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं होगा और एक आपके पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होगा, तो देन यू विल सकम टू दैट प्रेशर। तो वो इम्पोर्टेंस फैमिली का, उनसे कनेक्ट रहने का, और वो अच्छे फ्रेंड्स होने का जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, जो आपके लो फेज़ में आपको उठाते हैं, वही आपके रियल फ्रेंड्स हैं। So, and in this journey, when you reach such milestones like clearing your pre for the first time, clearing your mains for the first time, going for your interview and then clearing that, and then you see कि आपके friends, आपकी family, आपके friends हर मोड़ पे आपके साथ खड़े हैं. So, sir, I personally felt कि through this journey, these are things that were the most precious to me that I gained. These are invaluable things. सही बात है. Yes, sir. डिस्ट्रैक्शंस
कैसे ओवरकम करा, लाइक मोबाइल और या बहुत ज़्यादा जिनके बड़े फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं या मोबाइल में रील्स देख रहे हैं या बहुत सी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शंस के लिए, उन्हें कैसे ओवरकम करते थे, मतलब व्हाट डिड यू डू? So, my biggest distraction was being on my mobile and playing games. Yeah. तो sir, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, sir, there is one thing that one of my peers told me कि is the device controlling you or are you controlling the Yeah. device? So I always keep that in mind and sir, I kept that in my mind and जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है या brain rot हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो I would immediately delete that particular app. I had Instagram on my phone, but I never used it. I deleted all the games that I used to play. I was addicted to. Sir, I personally feel कि elimination is the best strategy. तो आप completely eliminate कर दो, completely उस चीज़ से detach हो जाओ, and that should be the best way to handle a distraction. सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कंट्रोल करना, Yes. ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है देन एलिमिनेट, Yes. ठीक है। सो गरिमा, लास्ट मैसेज फ्रॉम यू टू द स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनकी जर्नी लगातार लंबी होती चली जा रही है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, और या जो इस प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम से हैं, किसी कारणों की वजह से अटक गए हैं प्री में या मेंस में या इंटरव्यू के फाइनल स्टेज से बाहर हो गए हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से? I would personally say कि first of all, this exam, of course, it is for a lot of people, like for me as well. It was a very important part of my life. But when I got into this journey, there is one thing that I realized that कि मैंने ये चीज़ बना ली थी कि I made UPSC my entire life. I used to think कि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है. So that is one thing that is a mindset that everyone needs to grow out of. And your life, the human life, is very much bigger than any exam, any difficulty. So of course, people do face difficulties. I faced a lot of struggles as well. But हमेशा keep your family with you, keep your friends with you. Always respect them. Always be grateful to them. आप जैसे वो लोग आपको time देते हैं, give time to them. And always never believing in yourself. Never think कि अगर एक defeat है, एक setback है, so that is defining everything that you will do in the future. Because I will quote UPSC, one of UPSC's quotes, that it's never the same river and never the same person twice. Yeah. So it's always things always change. A person evolves, and of course the best you can do is keep moving forward. Okay, thank you Garima. It was an absolute pleasure to talk to you, and I hope and I believe that हम आपके बारे में सर्विसेज के अंदर जो आप करोगे उसके बारे में सुनते रहेंगे. Okay, thank you. Thank you so much, sir. It Thank was you. a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Unacademy. Let's crack it.